नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग चल रही है। एक तरह से समझ लीजिए कि हम दुधारी तलवार पर चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इस वायरस से जंग है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, तो दूसरी तरफ जंग है उन लोगों के खिलाफ भी जो इस वायरस को लेकर बिल्कुल संजीदा ही नहीं दिख रहे हैं, जो कोरोना के कर्मवीरों से मुकाबला कर रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी करते हैं, उनसे मारपीट करते हैं। और ये सारी चीजें हमारे सामने ये सवाल उठाती हैं कि हम कर क्या रहे हैं। कोरोना की जंग क्या इस तरीके से जीती जाएगी? हम आपको दिखाते हैं राजस्थान के टोंक की तस्वीरें, और ये तस्वीरें वाकई अपने आप में चौंकाने वाली हैं। आज लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस पर 60 से 70 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। टोंक के कसाईबाड़ा के ये लोग पत्थरों, लाठी डंडों, यहां तक कि धारदार हथियारों से पुलिस को निशाने पर लेने में जुट गए। आज टोंक में पुलिस वालों पर हमला हुआ है। 2 दिन पहले यूपी के मुरादाबाद में पुलिस वालों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ था। घरों की छतों से पत्थर बरसाए गए थे। इसी हफ्ते बिहार के औरंगाबाद से लेकर पूर्वी चंपारण और बंगाल के आसनसोल तक में कोरोना से लड़ रहे पुलिस वाले और स्वास्थ्य कर्मी निशाना बने थे। पिछले रविवार को पंजाब के पटियाला में पुलिस के एएसआई का हाथ तलवार से काट दिया गया था। आपको 1 अप्रैल की इंदौर की वो घटना भी याद ही होगी कि किस तरह घेर कर स्वास्थ्य कर्मी पत्थरों से हमले का शिकार हुए थे। ऐसी घटनाओं की फहरिस्त पिछले 1 से 1.5 महीनों में बहुत लंबी हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पिछले हफ्ते सख्ती बरतने का निर्देश देना पड़ा था। आप सोच कर देखिए कि यह हमले अपने आप में कितनी गंभीर स्थिति को बयां कर रहे हैं कि जो लोग पुलिस और डॉक्टरों पर पत्थर फेंक रहे हैं वो कोरोना के दोस्तों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। और किसी जानलेवा वायरस को दोस्तों की तरह गले लगाना समझदारी का काम नहीं होता है। वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए जांच में सहयोग देना और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं उसके पीछे नजर आ रही है तो सिर्फ एक तंग सोच और राजनीति भी। ये पुलिस के वो घायल सिपाही हैं जिन्हें कोरोना के संकट काल में भी अपनी ड्यूटी निभाने का खमियाजा भुगतना पड़ा है। राजस्थान में टोंक के कसाईबाड़ा में ये पुलिसकर्मी सुबह ड्यूटी पर थे। पुलिस वालों ने लॉकडाउन का पालन कराने के अपने फर्ज को निभाने में मुस्तैदी दिखाई थी, लेकिन 60 से 70 लोगों की भीड़ लाठी, डंडों, सरिया और दूसरे धारदार हथियारों से लैस होकर पुलिस वालों पर टूट पड़ी। एक ओर टोंक के इस कसाईबाड़ा के लोग लॉकडाउन के उल्लंघन पर आमादा थे और दूसरी ओर कानून के रक्षकों पर सामूहिक हमले का अपराध कर रहे थे। हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं तो 2 को मामूली चोटें आई हैं। इधर गाड़ी के पास में बावड़ी चौराया और उनको इधर देर तक जाने के लिए 8-10 ड्यूटी लगा के बैठे हुए थे। उनको भेज रहे थे अंदर, तो वो अंदर जाते एक मतलब वहाँ इधर देर जितने उनकी पता नहीं क्या प्लानिंग थी क्या थी, सारे निकल के आ गए चिल्ला के। और हमारे सभी को घेर लिया, हम 5 थे वहाँ पर, 5 को घेर लिया और मारने लग गए। किसी के पास डंडे थे, किसी के पास पत्थर थे, किसी के पास हथियार भी थे, सरिये थे, जो सभी के पास बोले वो हथियार थे। ये पहली बार नहीं हुआ कि टोंक के कसाईबाड़ा में कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के योद्धाओं को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले आशा कर्मियों और पुलिस वालों पर हमला हुआ था। उस मामले में 11 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। लेकिन जब आशा कर्मियों पर टोंक के कसाईबाड़ा में हमला हुआ तब दलील दी गई थी कि पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए आई थी तो लोग चौंक गए थे। तो कोई जरा ये पूछे कि इस बार क्या हुआ, क्योंकि इस बार पुलिसकर्मी सादी वर्दी में थे। लेकिन उनके पुलिसकर्मी न होने का संदेह किसी को नहीं हो सकता था, क्योंकि पुलिस की टीम सरकारी जीप में मौजूद थी। हमारे कांस्टेबल सुबह गश्त करने के लिए गए थे। कर्फ्यू पे सख्ताई रखने के लिए लोगों का आवागमन था, तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया। काफ़ी लोगों को हम पूछताछ के लिए लेकर आए हैं। अब रिपोर्ट के आधार पर एक बार उनका चिकित्सा परीक्षण हो रहा है, उसके बाद के अंदर करने के बाद में मुकदमा दर्ज करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमला खुद में परेशान होने वाली बात है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की वजह यह है कि जब पुलिस आरोपियों को लेकर थाने पहुंची तो उनकी पैरवी के लिए स्थानीय कांग्रेस पार्षद अमानतुल्लाह खान वहां पहुंच गए। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस ने इस बार जो है सिविल ड्रेस के अंदर सिपाहियों को पहुंचा दिया। तो जो जवान वहां पर पहुंचे वो लोग ये समझे कि कोई पुलिस नहीं है, ये अलग लोग हैं। तो उन लोगों ने ये उन पे जनता पे हमला किया, तो उसके जवाब के अंदर उन्होंने भी उन पर हमला किया और इस तरीके से अनजाने में ये घटना घटित हुई है।
घायल पुलिसकर्मियों ने बताया कि वो तंग गलियों में जान बचाने के लिए भाग रहे थे और छतों से पथराव हो रहा था। इस तरह की दृश्य और हरकत दोनों ही घिनौने हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा घिनौना हमारी राजनीति है, जिसकी वजह से आरोपियों को पकड़ने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। टोंक पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ऐसे मामलों को क्या सिर्फ अज्ञानता और अशिक्षा जैसी वजहों के पीछे ढकने की कोशिश की जा रही है? क्या सोच को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए? क्या राजनीति को कटघरे में ना खड़ा किया जाए? कोरोना की मार ऐसी है कि न वो वजहें देखेगी न मजहब पूछेगी। जिस टोंक में 2-2 बार हमले हुए, वहां शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक 84 केस हो चुके हैं, जबकि पूरे राजस्थान में 1193 केस हो चुके हैं। लेकिन ऐसी मुसीबत के बीच ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वाले जब हमलों का शिकार हो रहे हैं, तो ये जले पर नमक छिड़कने की स्थिति से बेहतर नहीं है। वहाँ जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, पेट्रोलिंग पर थे, उन्होंने टोका है, तो टोकने पर उनमें आपस में कुछ कहासुनी हुई, कुछ गलतफहमी हुई। उस कारण से जो मोहल्ले में लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन जो भी किया हो, उत्तेजना व्याप्त हो गई। उस कारण से कुछ लोगों ने पथराव किया और चोट लगी पुलिसकर्मियों को। हम इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और जिला एसपी को भी निर्देशित किया गया है वो सुनिश्चित करें कि कम्युनिटी में भी इस तरह का कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा डेवलप ना हो। कर्फ्यू की पालना मोटे तौर पर लोग अच्छे से कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा इंसिडेंट इक्का दुक्का हो वो भी ना हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। टोंक के हमले के बाद राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट को बयान देना पड़ा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जो भी हिंसा में शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हर एक की सुरक्षा के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। पुलिस, डॉक्टर और प्रशासन सबको सुरक्षित रखने के लिए कड़ा प्रयास कर रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे हमलों को सिर्फ कानून की कड़ाई से रोका जा सकता है? उत्तर प्रदेश की सरकार तो ऐसे हर एक मामले पर सीधे एनएसए लगाने का फैसला कर चुकी है। लेकिन क्या इस पर राजनीतिक एकजुटता की जरूरत नहीं है? क्योंकि किसी अफवाह के चलते, तंग सोच का शिकार होकर के, किसी गलतफहमी की वजह से ऐसे मामलों की बाढ़ आई हुई है। इसी 12 अप्रैल को पंजाब के पटियाला की सब्जी मंडी में पुलिसकर्मी का हाथ ही तलवार से काट दिया गया था। इसी हफ्ते बंगाल के आसनसोल में क्वारंटीन सेंटर बनाने के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया था। बिहार के मोतिहारी में भी पुलिस वालों पर हमला हुआ था। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। और यूपी के मुरादाबाद की घटना को कौन भूल सकता है, जब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिस वाले पत्थरबाजी का शिकार हुए। छतों पर पुलिस वालों और यहां तक कि एम्बुलेंस पर पत्थर बरसाए गए। इन सारे मामलों में ड्यूटी निभा रहे कोरोना वॉरियर्स को बिना वजह निशाना बनाया गया है। हमलों की निंदा सबने की है, लेकिन वैसी तीखी प्रतिक्रिया नहीं सामने आई जैसी आनी चाहिए थी। टोंक से अनुभव और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। ये बातें इसीलिए अजीब लगती हैं क्योंकि अगर पुलिस वाले आपसे कह रहे हैं कि कर्फ्यू का पालन कीजिए, घर पे रहिए, तो वो आपकी सेहत के लिए कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य कर्मी आपके पास आ रहे हैं आपके सैंपल लेने या फिर किसी बीमार को ले जाने, तो वो आपकी सेहत के लिए कर रहे हैं, वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही सोच क्यों नहीं आ पा रही है लोगों के दिमाग में, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं। इस समय राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही आप टोंक से विधायक भी हैं। कसाईवाड़ा के इलाके से दूसरा मामला, पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टारगेट किया गया, अब पुलिस वालों को। कैसे निपट रहे हैं आप इससे? बड़ा दुखद घटना आज घटनाक्रम हुआ दिन में और निंदनीय है और मैं कहता हूं अनएक्सेप्टेबल है। वो लोग जो सुरक्षाकर्मी हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिक हैं, नर्सेज हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो अपनी जान हथेली पे लेकर हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी जांचें कर रहे हैं, हमारे को सुरक्षित रख रहे हैं, उन पर एक साधारण वातावरण में भी अगर कोई अटैक करता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और खासकर अब जब क्राइसिस चल रहा है और वो अपनी जान की परवाह करे बिना हमारे बीच में आकर हमको सुरक्षित रख रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय, पार्टी कहीं का भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। 8 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B के तहत उन पर केसेस किए हैं। असॉल्ट एंड पब्लिक सर्वेंट IPC 332 और 353,
307 अटेम्प्ट टू मर्डर, ये 8 लोगों पर हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया है और अब तफ्तीश हम लोग चालू कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करता है, अपराध करता है, हिंसा को अंजाम देता है, तो कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक शहर, एक इलाके की बात नहीं है, देश भर में आज जब कोरोना से संघर्ष करने के लिए पूरा देश, पूरा समाज एकजुट हो चुका है, तो इस प्रकार की घटनाओं से लोगों का मनोबल टूटता है। लोगों को समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी किया जा रहा है, कर्फ्यू लगाना, लॉकडाउन करना, किसी को पसंद नहीं है, बहुत पीड़ा होती है, कठिन समय है, दर्द लोगों को होता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन बावजूद उसके हिंसा को अंजाम देना ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसके साथ ही ये भी वहां पर के लोगों द्वारा कहा गया कि पुलिस वाले चूंकि सादी वर्दी में थे इसीलिए देखकर पता नहीं चला और इस वजह से कंफ्यूजन आ, कि इस तरह की चीजें थी। ये बात भी है कि लेकिन वर्दी हो ना हो, हिंसा क्यों हो, किस कारण हो, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो उसकी आप बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, समस्या का समाधान 100 तरीके से निकल सकता है। लेकिन हिंसा करना मैं समझता हूँ किसी तरह से भी उसको हम जायज नहीं ठहरा सकते हैं। पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे थे, कुछ वर्दी में थे, कुछ वर्दी में नहीं थे, लेकिन सवाल यह है कि जब कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों को बाहर आने के लिए मना किया गया, टोंक के अंदर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 84 केस पॉजिटिव पाए गए हैं और 2 दिन पहले से हमने एक पूरा लॉकडाउन कर दिया था कि लोगों को फल, फूल, दूध, सब्जी जो भी चाहिए हम घरों पर लेकर जाएंगे, तो बाहर निकलने के लिए टोटल पाबंदी लोगों के बीच लगा दी गई थी और उस कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिसकर्मी वहां पर गए थे। और अगर कोई इसको तोड़ता है तो उसको डिटेन करने का प्रावधान है। डिटेन करने के समय अगर कोई वापस हमला करता है तो उसको बर्दाश्त मैं समझता हूँ कर नहीं सकते। और जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं अब वो सब ठीक है, उपचार उनका हो रहा है अस्पताल के अंदर, लेकिन ये घटनाक्रम जो हुआ ये निंदनीय है और राजस्थान के अंदर कम से कम हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। सख्त धारा लगाकर कार्रवाई कर लोगों को करें। बहुत शुक्रिया सचिन पायलट हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हमसे बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर देखिए, न कोरोना देखता है कि आपका मजहब क्या है, आप सड़कों पर क्यों निकले हैं, उन वजहों का कोई लेना देना नहीं होता और न कानून देखता है कि आप किस जाति के, किस धर्म के हैं। और इसीलिए कानून का भी पालन इस समय और अपनी जान बचाना तो आपके लिए सबसे जरूरी होना ही चाहिए। इसीलिए चाहे किसी भी समुदाय का कोई हो, कम से कम इस लॉकडाउन का पालन आप जरूर करिए, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। और स्वास्थ्य कर्मियों पर, पुलिस कर्मियों पर इस तरह के हमले अगर होंगे तो वाकई सिर्फ कानून का कड़े से कड़े सख्ती से पालन करके उसका वही एक रास्ता हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। लेकिन कोरोना से जुड़े आंकड़े इस समय हिंदुस्तान में क्या कह रहे हैं, क्या थोड़ी सी भी बारीक उम्मीद हमारे सामने है? जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं या उनकी रफ्तार जिस दिशा में जा रही है। सीधे चलते हैं रोहित सरदाना के पास। रोहित। बिल्कुल श्वेता, अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कोरोना इंडिया डैशबोर्ड के जरिए भी, और यहां विशेष कुछ ग्राफिक्स हमने उनके लिए तैयार किए हैं डेटा को लेकर, उनके जरिए भी कि आखिर भारत में इस समय स्थिति क्या है। आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण 13,000 के आंकड़े को पार कर चुका है और 14,000 की तरफ बढ़ रहा है। आज शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के 13,835 मामले सामने आ चुके हैं और 452 लोगों की मौत हो चुकी है। यह देखिए किस तरीके से कोरोना का कांटा भारत में आगे बढ़ा है। हर रोज आज तक आपको अपडेट कर रहा है लगातार कोरोना के आंकड़ों के बारे में। रोजाना जो भारत में नए मामले आ रहे हैं वो 1,000 के आसपास मामले आ रहे हैं। ये 17 अप्रैल सुबह 11 बजे तक का डेटा है और ये देखिए इस डेटा के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं कैसे भारत में ये आंकड़ा मरीजों का 13,000 के पार चला गया है। ये आंकड़ा क्योंकि लगातार अपडेट होता है तो ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा अब आपको हम दिखा रहे हैं। 17 अप्रैल को 13,835 आंकड़ा हो चुका है अब जब हम बात कर रहे हैं। अब राज्यों के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है जहां 3,205 मामले हो चुके हैं। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, देश की राजधानी का 1,640 मामले, और फिर तमिलनाडु 1,268, 1,131 राजस्थान जहां के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से अभी श्वेता बात करी थी, और मध्य प्रदेश 1,120 मामले। यह स्थिति है जहां शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि हमसे पहले कमलनाथ की सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी और कांग्रेस कह रही है कि तैयारी कैसे करते, हम तो आपसे अपनी सरकार बचाने में जुटे हुए थे। ये देखिए कितने नए मामले रोज आ रहे हैं। जैसा हमने आपको भी बताया था कि 1,000 के आसपास औसतन मामले भारत में हर रोज आ रहे हैं। इसी की तुलना आप दुनिया से करेंगे तो बाकी दुनिया में लगभग 96,592 का मतलब 1 लाख के आसपास मामले पूरी दुनिया में आ रहे हैं। ये
आंकड़ों के हिसाब से स्थिति इस समय भारत की है। लेकिन अब जरा इस कोरोना इंडिया डैशबोर्ड के जरिए हम आपको कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ नए आंकड़े जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं। रोज कितने नए केस आ रहे हैं भारत में, यह तस्वीर आपको देखनी चाहिए। यह आंकड़ा 2 अप्रैल से शुरू होता है और आज 17 अप्रैल तक किस तरीके से ये मामले बढ़े हैं। हर दिन तारीख बदलने के साथ साथ कितने नए मामले आ रहे हैं। अप्रैल 9 को 422, अप्रैल 10 को 778, अप्रैल 11 को 773 और फिर अप्रैल 13 को 900, अप्रैल 14 को 900, अप्रैल 15 को 700, अप्रैल 16 को 879। ये स्थिति है और इसी वजह से महाराष्ट्र सबसे ऊपर, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, ये आंकड़े बढ़ने के हिसाब से तस्वीर है। अब जरा इसी में हम आपको अगर दुनिया का ग्राफ दिखाना चाहें कि दुनिया की स्थिति इस समय क्या है। ये देखिए, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन और हर हफ्ते किस तरीके से दुनिया भर में मौतों का ग्राफ बदल रहा है, इस ग्राफिक के जरिए आप समझ सकते हैं। और साथ ही वायरस मीटर भी आपको देख लेना चाहिए कि दुनिया भर में पॉजिटिव केस किस तरीके से बढ़े हैं। एक तरफ चीन है जो ये दावा कर रहा है कि हमने तो लगभग काबू पा लिया, लेकिन चीन से शुरू हुआ ये वायरस दुनिया में कैसे फैला है और पूरी दुनिया को इसने कैसे घुटनों पर लाया है, इस आंकड़े को बदलते हुए देखकर आप समझ सकते हैं। मार्च के कुछ दिन इसमें और अब अप्रैल की आज की तारीख तक का यह आंकड़ा आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे लगातार ऊपर नीचे तादाद की वजह से देश हुए हैं। और अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही इस कोरोना वायरस की वजह से हुई है। 6,67,801 मामले अमेरिका में हो चुके हैं कोरोना के, और उसके बाद स्पेन है। अब जरा इसी का वायरस मीटर आप देख लीजिए, मौत कितनी हुई है। सबसे ज्यादा मौतें अब तक दुनिया में अमेरिका में हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से। और जैसे जैसे आप ये ग्राफ देख रहे हैं लाल रंग का बढ़ता जा रहा है, ये आपको बता रहा है कि मौत का ग्राफ, मौत का आंकड़ा किस तरीके से आगे बढ़ा है कोरोना की वजह से। ये अमेरिका आप देख रहे हैं जो लगातार ऊपर चढ़ता गया है और फाइनली अमेरिका सबसे ऊपर है। भारत इसमें आपको केवल रेफरेंस के लिए, जानकारी के लिए दिया गया है। भारत 6ठे नंबर पर नहीं है दुनिया में मौतों के मामले में। 448 कुल भारत में अब तक लोगों की जान गई है। अप्रैल 16 का यह आंकड़ा है और अमेरिका में 32,916 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो चलिए वापस श्वेता के पास चलते हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद DIU के संक्रमण मीटर की मदद से भी आपको एक चीज दिखाते हैं हम कि कौन सा वायरस कितनी तेजी से फैलता है। मीजल्स यानी कि खसरे का वायरस जिसको आप कहते हैं, ये देखिए 1 से 16 लोगों में फैलता है, यानी कि एक आदमी 16 लोगों को सीधे सीधे तौर पर संक्रमित कर सकता है, खसरे का वायरस। लेकिन इसके बाद दूसरा जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं सार्स के वायरस की, वो क्या कहता है, 1 से 3.5 लोगों में संक्रमण होने की आशंका सार्स के वायरस से रहती है। ये देखिए, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सार्स का वायरस एक आदमी में हो तो वो 3.5 लोगों को और नुकसान पहुंचा सकता है, उनको संक्रमित कर सकता है। अब कोरोना जो कि इन दोनों के मुकाबले कम घातक माना जा रहा है, 1 से 2.5 लोगों में कोरोना फैल सकता है, लेकिन कम घातक होने के बावजूद ये सबसे ज्यादा घातक इस समय क्यों लग रहा है? क्योंकि इसकी कोई दवा, इसका कोई वैक्सीन दुनिया के पास अभी तक उपलब्ध नहीं है। इबोला 1 से 2 लोगों में संक्रमण करने वाला वायरस है। कौन सा वायरस ज्यादा फैलता है, ये हमने संक्रमण मीटर के जरिए आपके लिए आज ढूंढकर निकाला है। और इन्फ्लुएंजा ये भी 1 से 3.5 लोगों में, सार्स के वायरस की तरह ही 1 से 3.5 लोगों को संक्रमित करने वाला वायरस है। मर्स 0.8 लोगों में, यानी कि एक व्यक्ति 1 से भी कम लोगों को संक्रमित कर सकता है। ये मर्स वायरस है, ये धीरे धीरे फैलता है। अब ये देखिए, सभी वायरस आपके सामने एक साथ हमने रखे हैं, लेकिन कोरोना आप देखने पर अगर ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि इनके मुकाबले कम खतरनाक है तो इसको लेकर इतना हंगामा क्यों है, तो उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि दुनिया के पास अभी तक कोरोना की दवाई नहीं है। पूरी दुनिया में अभी तक रिसर्च ही चल रहा है कि कोरोना का वैक्सीन बन जाए और उससे दुनिया को निजात दिलाई जा सके। अब वापस आपको श्वेता के पास लेकर चल रहे हैं जो आपको देश दुनिया की और खबरों के बारे में जानकारी देंगी। श्वेता, ओवर टू यू।
यहीं से रोहित मैं सूत्र की कुछ की शुरुआत करती हूं, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर इतना अगर डर है, अगर कोविड-19, क्योंकि सार्स, मर्स ये सब एक ही खानदान के वायरस हैं, आगे बढ़ते हुए अब आकर ये कोविड-19 जैसे कोरोना वायरस के नाम पर के तौर पर हम ज्यादा जानते हैं। चीन की क्या कोरोना वायरस असल में चीन का कोई हथियार है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल अमेरिका से सीधे तौर पर उठा है। और सवाल केवल ये नहीं है, सवाल ढेरों उठ रहे हैं चीन को लेकर, कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये चीन के किसी लैब से निकला हुआ कोई जैविक हथियार तो नहीं है? क्या कोरोना वायरस किसी चाइनीज लैब से लीक हुआ? क्या कोरोना वायरस को चीन ने अपना हथियार बनाया है? क्या वुहान की लैब में कोरोना वायरस फल फूल रहा था? क्या चमगादड़ पर रिसर्च चल रही थी जिसमें चीन से गलती हो गई? क्या चीन कोरोना वायरस के सच पर पर्दा डाल रहा है? आखिर चीन दुनिया से क्या छुपा रहा है? यह बात आज पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। सबके मन में आज चीन से जुड़े कई सवाल घूम रहे हैं। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि इस वायरस को वुहान की लैब में तैयार किया गया। इस पर चीन ने तुरंत खंडन किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने अब ऐलान कर दिया है कि कोरोना वायरस के वुहान कनेक्शन की जांच की जा रही है। वो ये पता लगाकर रहेंगे कि क्या कोरोना वायरस चीन का हथियार है और क्या इसे बाकायदा लैब में बनाकर लीक किया गया था। अमेरिका की 2018 की डिप्लोमेटिक केबल से बड़ा खुलासा हुआ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और अमेरिकी दस्तावेजों को डिकोड करके हमने ये खबर आपके लिए तैयार की है। इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि जिस वायरस को के निकलने के बाद से आप अपने घरों में कैद हो गए हैं, वो वायरस कहां से आया, किसकी चूक से आया, वो वायरस है क्या, ये सारे सवालों का जवाब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या कोरोना वायरस चीन के वुहान की जैविक हथियार बनाने वाली लैब से लीक हुआ? जब से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था, तब से आप ऐसी बातों को सुन रहे होंगे। लेकिन अब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो आधिकारिक रूप से इस बात की जांच करेगा। अमेरिकी मीडिया ने कुछ डिप्लोमेटिक केबल्स यानी सीक्रेट दस्तावेजों की जांच के बाद यह दावा किया है कि वुहान में मौजूद एक वायरोलॉजी लैब का कोरोना वायरस से गहरा कनेक्शन हो सकता है। दस्तावेजों में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। यह इंस्टीट्यूट चीन सरकार के हुबेई इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर फॉर वायरल डिजीजेस का हिस्सा है। 2018 में अमेरिका के साइंस डिप्लोमेट्स ने वुहान वायरोलॉजी लैब का दौरा किया था। अमेरिकी कूटनीतिज्ञों ने वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की लैब की ढीली सुरक्षा व्यवस्था को रिपोर्ट किया था और यह भी कहा था कि लैब में चमगादड़ों पर हो रहा रिसर्च खतरनाक साबित हो सकता है। फिर 2019 के आखिर में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ और अब 2020 में अमेरिका के यही दस्तावेज कोरोना वायरस के फैलने पर हो रही जांच का बड़ा हिस्सा हैं। अब तक यही माना जा रहा था कि वुहान वायरस शहर के वेट मार्केट से फैला है, जहां चमगादड़ों को बेचा जाता था और भोजन के रूप में उनका सेवन किया जाता था। लेकिन अब लैब से वायरस के लीक होने की थ्योरी पर दुनिया ज्यादा जोर देने लगी है। अमेरिका के एक्सपर्ट्स को इस पूरी महामारी में वुहान की इसी लैब की भूमिका नजर आ रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीन ने वुहान की लैब से वायरस फैलने की बात को दुनिया से छिपाने की हर संभव कोशिश की है। The United States government now has high confidence that while the coronavirus is a naturally occurring virus, it emanated from a virology lab in Wuhan. That because of lax safety protocols, an intern was infected, who later infected her boyfriend, and then went to the wet market in Wuhan, where it began to spread. Does that correspond with what you have heard from officials? Well, I don't want to say that, John, but I will tell you more and more we're hearing the story. And we'll see. When you say multiple sources, now there's a case where you can use the word sources, but we are doing a very thorough examination of this horrible situation that happened. This is a laboratory that contained highly contagious materials. We knew that. We knew that they were working on this program. Many countries have programs like this. We're doing a full investigation of everything we can to learn how it is the case that this virus got out into the world and now has created so much
so much tragedy, so much death here in the United States and all around the world, at an enormous cost to the global economy as well. अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा अंदाजा है कि यह वायरस किसी चमगादड़ से वायरस लैब के कर्मचारी में आ गया और फिर उस कर्मचारी के जरिए पूरे वुहान में फैलता चला गया। ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने पूरी सावधानी बरते बिना चमगादड़ों में रहने वाले वायरस पर रिसर्च किया और इसी का नतीजा है कि कोरोना लैब के कर्मचारी से वुहान की जनता में ट्रांसफर हो गया। 关于新冠病毒源头和传播途径问题，中方立场是明确的。我们始终认为这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。我想提醒你注意的是，世卫组织负责人已经多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的。It should be no surprise to you that we've taken a keen interest in that, and we've had a lot of intelligence take a hard look at that. And I would just say at this point, it's inconclusive, although the weight of evidence seems to indicate natural, but we don't know for certain. अमेरिका के दस्तावेज में एक नाम शी जेंगली का भी है, जो चीन की वायरोलॉजिस्ट हैं और जिसे बैट वुमन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने चमगादड़ों पर गहरा रिसर्च और फील्ड वर्क किया है। दस्तावेजों के मुताबिक इस वैज्ञानिक ने पूरी सावधानी बरते बिना काम किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शी जिंगली की टीम ने पहली बार फरवरी में दुनिया को यह बताया था कि यह महामारी चमगादड़ से निकले कोरोना वायरस की वजह से फैली है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। ऐसे में अमेरिकी दस्तावेजों से हुए खुलासे चीन पर बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चीन ने पूरी दुनिया को इस मुसीबत में जानबूझकर झोंका है और क्या चीन के झूठ को दुनिया कभी पूरी तरह डिकोड कर पाएगी? आज तक ब्यूरो। देखिए, अमेरिका जैसा देश है जो सवाल खुलकर उठा रहा है, वरना चीन ने जिस तरह का दबाव बनाया, इटली जैसे देश पर जब दबाव बनाया गया तो इटली अपनी फ्लाइट्स तक को कैंसिल नहीं कर पाया वुहान से, और कितना जोर से संक्रमण वहां फैला था सबने देखा था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं उठ रहे हैं, सवाल ढेरों उठ रहे हैं चीन के रोल को लेकर, क्योंकि चीन आंकड़ों में हेरफेर भी कर रहा है लगातार, और जिस तरह के सवाल हैं वो हम आपको एक एक करके समझाते भी हैं। कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को सूचना देने में चीन ने देरी की, ये सब जानते हैं, पर ऐसा क्यों किया उसने? सब कुछ पता होने के बाद भी चीन से दुनिया के तमाम देशों तक फ्लाइट्स चलती रही, क्यों? चीन ने अपने 94% कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक कैसे कर लिया? चीन ने कोरोना वायरस पर हो रहे रिसर्च को सेंसर क्यों किया? अगर सब कुछ साफ है तो फिर सूचनाएं बाहर आने में दिक्कत क्या है? और चीन ने कोरोना के मुद्दे पर सोशल मीडिया को अपने पक्ष में झुकाने के लिए पैसा क्यों खर्च किया? मौत के आंकड़े को अचानक ठीक क्यों किया? मौत के आंकड़े अचानक 40% क्यों बढ़ा दिए? ताइवान ने कोरिया के इंसानों में ट्रांसफर होने की चेतावनी ईमेल के जरिए दी थी, चीन ने उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया और सुरक्षा परिषद की कार्रवाई को रोकने की कोशिश क्यों की? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब चीन देना नहीं चाहता। उसके सामने जब ये सवाल उठाए जाते हैं तो वो उसे बदल कर पेश करता है, ऐसा जैसे नस्ल भेदी टिप्पणियां की जा रही हैं चीनी वायरस कहकर उसे। लेकिन जब तक इन सवालों के जवाब हमारे सामने नहीं आएंगे, तब तक हमारे वैज्ञानिक आखिर कैसे रिसर्च करके तैयार करेंगे वो वैक्सीन जो मानवता के काम में आएगा, इंसानों की जान बचाएगा? हमारे साथ रोहित चूंकि लगातार जुड़े हुए हैं, और रोहित आपके पास वो तमाम आंकड़े हैं, क्या कुछ इस तरह के भी आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि चीन किस तरीके से अपने मौत के आंकड़ों को छुपा रहा है और अब कैसे 40% अचानक उसने बढ़ा दिया? बिल्कुल श्वेता, इस बात को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के कई देश इस बात की आशंका जता रहे थे। ये बात आखिर लगता है सच हो रही है। अमेरिका ने कई बार चीन पर कोरोना वायरस से हुई मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया था। आज चीन ने कई दिन के बाद वुहान में हुई मौतों के जो आंकड़े सामने रखे, ठीक करके रखे हैं, बताया जा रहा है। इन आंकड़ों के मुताबिक चीन में 4632 मौतें कोरोना वायरस की वजह से हुई थी, और जबकि इसके पहले यह आंकड़ा काफी कम बताया गया था। चीन ने अचानक से 1290 मौतों की जानकारी पूरी दुनिया को दी। इन मौतों के बारे में दुनिया अब तक अंधेरे में थी। अमेरिका का भी कहना था कि साहब आप तो आंकड़ा छुपा रहे हैं। वुहान में पहले 2579 मौतें दिखाई गई थी, लेकिन असलियत में मौतों की संख्या 3869 थी। यह सुधार करने के बाद चीन में मौतों का आंकड़ा चला गया 4600 के पार।
वुहान के प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आंकड़ों में गलती हो गई थी, कुछ डेटा अपडेट नहीं हो पाया था। अमेरिका समेत कई देश पहले से चीन पर यह आरोप लगाते रहे कि ये आंकड़ा छुपा रहे हैं, सही आंकड़े ये दुनिया के सामने नहीं रख रहे। अगर पूरे चीन की बात की जाए तो कोरोना वायरस के कुल केस 82,000 के पार चले गए हैं, जबकि पूरे देश में मौतों का आंकड़ा 4,600 के पार ही है। हैरानी की बात यह कि चीन में 10 मार्च को 22 मौतें हुई थी। इसके बाद से लेकर अब तक लगातार चीन ने कभी भी 20 से ज्यादा मौतों की पुष्टि नहीं की है। इसके बाद सारे आंकड़े जैसे रुक से गए और कई दिन तो ऐसे भी थे जब चीन में कोई मौत ही नहीं हुई। हैरानी की बात यह भी है कि चीन में अब तक 82,692 केस आए और इनमें से 77,944 लोग चीन की सरकार के मुताबिक ठीक हो गए, यानी कि 94% लोग ठीक हो गए। यह बात भी शक पैदा करती है कि या तो चीन के पास इसकी दवाई है, वो दुनिया को बता नहीं रहा, या फिर चीन अपने आंकड़े दुनिया से छुपा रहा है और दुनिया को गलत जानकारी दे रहा है। श्वेता, वापस आपके पास। जी, और ये आंकड़े अपने आप में कितना कुछ कह जाते हैं रोहित। दरअसल चीन अगर आज अपने आंकड़ों को रिवाइज कर रहा है, कह रहा है कि अच्छा चलिए ये अस्पताल के बाहर ये मौतें हो गई थी तो हम अब जोड़कर दिखा रहे हैं, तो ये खुद से नहीं कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि दुनिया में बहुत सारी जानकारियां ऐसी आ गई हैं। ये पुराना समय नहीं रहा दुनिया का जब जानकारियों को चीन पूरी तरीके से दफन कर देता था। हाँ, कोशिश उसकी आज भी यही रहती है, लेकिन एक तरफ है वो जैविक हथियार वाली थ्योरी, दूसरी तरफ है चीन का वेट मार्केट, जहां से बताया जाता है कि चमगादड़ के जरिए हो सकता है निकला हो वो ये कोरोना वायरस। पर इसमें एक बात को समझिए कि चीन ने तमाम दुनिया की बातों को दरकिनार करते हुए अपने उस वेट मार्केट को दोबारा खोल भी लिया है। अब चमगादड़ों से क्या कोई कनेक्शन हो सकता है भारत में, इस पर क्या सोच है आईसीएमआर के जो मुख्य साइंटिस्ट हैं, उनकी बात सुनते हैं। ये जो कोरोना वायरस होता है ये बैट्स के अंदर भी पाया जाता है। चाइना में जो भी रिसर्च हुआ उसमें एक चीज़ का पता चला कि जो वायरस हम लोगों में आया है वो या तो बैट्स में का वायरस ऐसे म्यूटेशंस डेवलप हुए जिससे वो इंसान के अंदर भी जाने की क्षमता रखता होगा और बीमारी करता होगा, उस किस्म का विषाणु बन गया और आया। नहीं तो दूसरा एक कहा जाता है कि ये बैट से पैंगोलिन करके एक मैमल है इंसान के वैसे, उसके अंदर आया होगा और वहाँ से वो इंसान में आया होगा। लेकिन ये सवाल शायद इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हमने बैट्स के इसमें जो इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं उनके कोई विषाणु पाए जाते हैं क्या, इसका सर्वेलेंस शुरू किया था। उसमें हमको दिखा कि दो किस्म के बैट्स जो होते हैं उनमें कोरोना वायरस दिखाई दिया, लेकिन वो बैट का कोरोना वायरस था, वो इंसानों में आने की काबिलियत का नहीं था। बैट से इंसान में आने की घटना एक सादे तौर पे समझाने के लिए बोलता हूँ, 1000 साल में एक आध बार होती होगी। जब कोई वायरस स्पीसीज चेंज करता है तो वो बहुत रेयर इवेंट होती है और उस किस्म से वो इंसानों में आता। तो कोरोना के काल में जब सब कुछ बहुत ही बुरा सा दिखता है तब आपको एक थोड़ी उम्मीद वाली खबर भी दे दें, वो ये कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, उसने अपनी तरफ से जो भारत को लेकर, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बात कही है वो थोड़ा सुकून देने वाली है। इस साल तक पूरी दुनिया में ज्यादातर देश आपको माइनस में जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन भारत 1.5% से ऊपर, और अगले साल का जो प्रोजेक्शन है उसमें भारत की जो विकास दर है वो 7% से ऊपर जाने की उम्मीद जताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।